साथियों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 का अर्थ कराएंगे। इस चैप्टर 2 का अर्थ हम कई पार्ट्स में कराएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो आप उसे धैर्य बनाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। आपके अर्थ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो देखें, शुरू करते हैं चैप्टर को। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो बना चुके हैं, उसके अर्थ को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। अब इस पर ध्यान दीजिए और सुनिए। अपनी बुक ले लें या फिर सुनते रहें। चैप्टर 2 का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट यानी खोया हुआ, स्प्रिंग यानी बसंत, यानी खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी लॉस्ट स्प्रिंग तो टॉपिक है, पूरा नाम है। इसके अंदर कहानियाँ हैं अनेक, उसमें एक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज यानी कहानियाँ, ऑफ स्टोलन, स्टोलन यानी चुराई गई, चाइल्डहुड यानी बचपन, चुराए गए बचपन की कहानियाँ। इसके अंदर देखिए, पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। चूँकि इसकी लेखिका हैं तो उनका परिचय जान लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अबाउट द ऑथर, अबाउट के बारे में, द ऑथर लेखक। चूँकि लेखिका हैं अनीस जंग, तो लेखिका के बारे में। अनीस जंग, जिनका जन्म हुआ था 1964 में, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. was born यानी born यानी जन्म हुआ, in Rourkela, राउरकेला में, and और spent बीता, हर उसका, childhood बचपन, and और adolescence यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखिए, जो आपकी 13 से लेकर 19 तक की एज के जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये किशोरावस्था में आती हैं, यानी 13 से लेकर 19 तक। इन हैदराबाद, हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में 1964 में हुआ था और उसका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीता, यानी वो हैदराबाद में पली बड़ी। उसका बचपन और उसकी जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में बीती। किशोरावस्था बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था है। इस एज के जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, वो सब इसी में हैं। आप भी इसी में ही हैं। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी, उसने, रिसीव्ड प्राप्त की, हर एजुकेशन, हर उसकी एजुकेशन शिक्षा, इन हैदराबाद, हैदराबाद में, एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, हर उसके पेरेंट्स यानी माता पिता, वर थे, बोथ दोनों, राइटर्स लेखक, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। दोनों माता पिता हैं। अब ये भी क्या हो गई, लेखिका। अनीस जंग बिगेन, शुरू किया। ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन। देखिए, इतना आप जानते होंगे, मैं फिर भी बता दूं। बिगिन यानी शुरू करना या आरंभ करना, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगिन, और इसकी थर्ड फॉर्म बिगिन। बस IAU इसका अंतर है, ये इसमें क्या है, डिफरेंस। हर कैरियर, हर उसका कैरियर यानी जीवन, एज ए राइटर यानी लेखक के रूप में, इन इंडिया, भारत में। अनीस जंग ने भारत में लेखिका के रूप में कार्य शुरू किया या जीवन प्रारंभ किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. She has been an editor. She वह has been an editor, editor यानी संपादक, and और columnist स्तंभकार, in for major newspapers, major यानी बड़े या प्रमुख, newspapers अखबारों में, in India भारत में, एंड अब्रॉड विदेश में। वह भारत में और विदेश में प्रमुख अखबारों की या बड़े अखबारों की संपादक और स्तंभकार रही। संपादक यानी उसमें
क्या सही है, क्या रखना है, क्या हटाना है, ये देखना। और स्तंभकार उसका एक कॉलम आता है जो संपादक होता है या कोई भी एक अलग से लिखने वाला, कोई भी अखबार आपने देखा होगा, उसमें 3-4 पेज बाद एक छोटा सा कॉलम आता है साइड में, उसमें वो रोजाना अपने विचार लिखता रहता है किसी न किसी मुद्दे के ऊपर। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित या जो ये पार्ट दिया गया है इसके बारे में कह रहा है। इज एन यानी एक, एक्सर्प्ट यानी एक अंश या भाग, फ्रॉम से हर बुक उसकी किताब, टाइटल जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें भी एक कहानी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें भी एक टॉपिक है कहानियों का स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी से ये पार्ट लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation. Here यहाँ she वह analysis विश्लेषण करती है the grinding poverty, grinding का यहाँ अर्थ है कष्टदायक या दुखदायक, poverty गरीबी and traditions परंपराओं का, which जो कि condemned निंदित हैं, these children इन चिल्ड्रन बच्चों को टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण का, लाइफ जिंदगी या जीवन यानी शोषण से भरा जीवन। यहाँ वह कष्टदायक गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो कि इन बच्चों को शोषण से भरी जिंदगी जीने की ओर धकेल देती हैं। इसके कारण ये क्या हैं? निंदित। एक साथ सुनिए अबाउट द ऑथर, लेखिका के बारे में। अनीस चंद का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ और उसका बचपन और उसकी किशोरावस्था हैदराबाद में बीती। उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। उसके माता और पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग ने भारत में लेखिका के रूप में करियर शुरू किया। वह देश के और विदेश के बड़े यानी प्रमुख अखबारों में संपादक और स्तंभकार के रूप में रही, यानी इसके रूप में कार्य किया। एंड और हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और अनेक पुस्तकें लिखी। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें भी कहानियाँ हैं स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इससे ली गई हैं। इसका एक अंश है। यहाँ वह कष्टदायक गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो कि इन बच्चों को शोषण से भरी जिंदगी जीने की ओर धकेल देती हैं। ये तो इसका परिचय था। अब देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दें, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स कभी या कब कभी, आई मुझे, फाइंड मिल जाता है, ए एक, रुपी रुपया, इन द गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़े में, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, वाई क्यों, डू ये हेल्पिंग वर्ब है, यू तुम, डू करते हो, दिस यह तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अभी जो लेखिका है ये पूछ रही है किसी एक लड़के से, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क, आई यानी लेखिका कह रही है, आई मैंने, आस्क पूछा, साहिब साहिब से, मैंने साहिब से पूछा, किसी एक लड़के का नाम है, हूँ जिसे या जो, आई मैं, एनकाउंटर मिल जाती हूँ, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउंगिंग यानी जो कि सुबह स्क्राउंगिंग ढूंढता है या खोजबीन करता रहता है, फॉर गोल्ड, गोल्ड यानी सोने के लिए, इन द गार्बेज कूड़े के, डम्प्स यानी ढेर पर, जो कूड़े के या कचरे के ढेर पर सोने की तलाश में खोजबीन करता रहता है, वो वहाँ मुझे मिल जाता है। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, नेबरहुड यानी पड़ोस में। तुम ऐसा क्यों करती हो, मैंने साहिब से पूछा, जो कि मुझे प्रत्येक सुबह कूड़े या कचरे के ढेर पर सोना ढूंढते हुए मिल जाता है, वो भी मेरे पड़ोस में। हालांकि वो सोना नहीं ढूंढता, कुछ कीमती चीज़ ढूंढता है।
साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज उसका, होम घर, लॉन्ग एगो लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। सेट जो कि बसा हुआ था, एमिट्स बीच में, द ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन यानी हरे, फील्ड्स यानी खेतों में, ऑफ ढाका ढाका के, उसका जो घर था साहिब का, वो ढाका के हरे खेतों के बीच में बसा हुआ था। हिज होम उसका घर, इज है, नॉट नहीं, इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, इवन यहाँ तक कि, डिस्टेंट यानी धुंधली, मेमोरी याद, यहाँ तक कि उसे अपने घर की धुंधली याद भी नहीं है, यानी बिल्कुल याद नहीं है, भूल गया कि कैसा घर रहा होगा। और उसका घर कहाँ था? ढाका के हरे खेतों के बीच में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। देयर वहाँ, वर थे, मैनी स्टॉर्म्स, मैनी अनेक, स्टॉर्म तूफान, दैट जो कि, स्वेप्ट अवे यानी भा ले गए, देयर उनके, फील्ड्स खेतों को, एंड और, होम्स घरों को। वहाँ अनेक तूफान आए थे जो कि उनके घरों और खेतों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, हिज उसकी, मदर माताजी, टेल्स बताती है, हिम उसे, जैसा कि उसकी माता उसे बताती है। क्या बताती है? कि वहाँ अनेक तूफान आए थे जो कि उनके घर और खेतों को बहा ले गए। खेतों को कैसे बहा ले जाएगी? वो भी तूफान। इसकी माता बताती है, तो हम पढ़ लेते हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, यही कारण था, वाई क्योंकि, दे लेफ्ट, दे उन्होंने, लेफ्ट छोड़ दिया, यानी यही कारण था जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग देखते हुए या खोजबीन करते हुए, फॉर गोल्ड सोने के लिए, इन द बिग सिटी यानी बड़े शहर में, वेयर जहाँ, ही वह, नाउ अब, लिव्स रहता है। यही कारण था शायद जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और वो भी सोने की तलाश में, जिसके लिए वो वहाँ रहता है। कहाँ? बड़ी सिटी में या बड़े शहर में। सोने की तलाश ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कूड़े कचरे में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि कीमती हो, जिसे बेचकर अपनी आजीविका चल सके, उनका पेट भर सके। यहाँ गोल्ड हो तो बस नाम दिया गया है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जब इसने, लेखिका ने इस बच्चे से पूछा, साहिब से, कि तुम यह क्यों करते हो, यानी कूड़े कचरे में से क्या बीनते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो, तब इसने कहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। आई मेरे पास, आई हैव मेरे पास, नथिंग नहीं है, एल्स इसके अतिरिक्त, टू डू करने के लिए, मेरे पास इसके अतिरिक्त करने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं यही कर सकता हूँ कि ये कचरे में से कुछ बीन लूँ और जो मिले उसे बेचूँ और अपना पेट भरूँ, अपना घर चलाऊँ। ही मटर्स, ही वह, मटर्स बुदबुदाता है या अस्पष्ट रूप से कहता है, यानी धीमी आवाज़ में, अस्पष्ट स्वर में कहता है, दूसरे को सही से नहीं सुनता। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे यानी दूसरी ओर देखते हुए, अवे यानी दूर। मेरे पास इसके अतिरिक्त करने को और कुछ नहीं है, ऐसा वह स्पष्ट रूप से दूसरी ओर देखते हुए कहता है। गो टू स्कूल, अभी लेखिका कह रही है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लीवली, आई मैंने, से कहा, ग्लीवली चतुराई पूर्वक, मैंने चतुराई पूर्वक कहा, स्कूल जाओ। जब तुम्हारे पास कुछ करने को है नहीं तो स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग यानी महसूस करते हुए, इमीडिएटली तुरंत, हाउ होलो, हाउ कितनी, होलो खोखली या अर्थहीन, द एडवाइस सलाह, मस्ट साउंड यानी जैसे एक खाली बर्तन है उस पर कुछ मारते हैं, जितनी खोखली उसकी ध्वनि होती है वैसे ये कितनी खोखली सलाह दी गई, यानी कितनी अर्थहीन। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब वो लड़का कहता, साहिब, यानी लेखिका किसी एक लड़के से बात कर रही है, लेखिका सवाल पूछ रही है, वो उत्तर दे रहा है। देयर इज़ नो स्कूल,
देयर वहाँ इज है नो नहीं स्कूल स्कूल इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन जब दे वे बिल्ड वन बिल्ड बना देंगे, वन एक, आई मैं विल गो जाऊँगा, जब वे बना देंगे तब मैं चला जाऊँगा। यानी ये जो लड़का है साहिब ये कह रहा है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे तब मैं चला जाऊँगा। अब कोई बना देगा स्कूल तब ये चला जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। अभी इसी पैराग्राफ का एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, जो कि प्रत्येक सुबह मुझे कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हुए मिल जाता है, वो भी मेरे पड़ोस में। साहिब अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ चुका है, उसका घर ढाका के हरे खेतों के बीच में बसा हुआ था, उसे अपने घर की धुंधली याद तक भी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा समय पहले छोड़ दिया था। वहाँ अनेक तूफान आए थे जो कि उनके खेतों और घरों को बहा ले गए थे या उड़ा ले गए थे, जैसा कि उसकी माता उसे बताती है। यही कारण रहा होगा जिससे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सोने की तलाश में, वो भी बड़े शहर में जहाँ वो रहता है। मेरे पास इसका अतिरिक्त करने को और कुछ नहीं है, वह बुदबुदाया या स्पष्ट रूप से कहता है। दूसरी ओर देखते हुए, गो टू स्कूल स्कूल जाओ, मैंने चतुराईपूर्वक कहा, और तुरंत ये महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी, यानी कितनी खोखली प्रतीत होगी, कितनी अर्थहीन प्रतीत होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे तब मैं चला जाऊंगा। अब देखिए आगे, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब लेखिका कह रही है इफ़ यदि आई मैं स्टार्ट शुरू करती हूँ ए स्कूल एक स्कूल विद्यालय, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करती हूँ यानी खोलती हूँ, विल यू कम, विल क्या, यू तुम कम आओगे, क्या तुम आओगे, आई आस्क आई मैंने, आस्क पूछा, हाफ जोकिंग हाफ यानी आधा, जोकिंग यानी मजाक करते हुए, लेकिन मजाक आधा नहीं होगा, या तो थोड़ा होगा या ज़्यादा। हाफ है तो थोड़ा मजाक करते हुए या थोड़े मजाक में। मैंने उससे कहा यदि मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे, थोड़े मजाक में। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, यस हाँ, ही वह, सेज कहता है, वह कहता है हाँ, स्माइलिंग हंसते हुए, ब्रॉडली खुलकर हंसते हुए वह कहता है हाँ, यदि तुम शुरू करोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और ये बच्चा बड़ा ही सीरियस हो गया। और ये कुछ दिनों बाद उसके पास गया, देखिए ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, लेटर बाद में, आई सी आई मैं, सी देखती हूँ, हिम उसे, रनिंग अप भागते हुए, टू मी मेरी ओर, कुछ दिनों बाद मैं उसे अपनी ओर भागते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी, और मेरी ओर आता और क्या कहता है, इज़ क्या, योर तुम्हारा, स्कूल विद्यालय, रेडी तैयार हो गया है, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया है। यानी लेखिका के पास आया कुछ दिनों बाद और पूछने लगा क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया, क्या बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। इट यह, टेक्स लेता है, लॉन्गर यानी ज़्यादा समय, टू बिल्ड ए स्कूल, टू बिल्ड निर्माण में या बनने में, ए स्कूल विद्यालय, एक विद्यालय बनने में ज़्यादा समय लगता है। आई सी मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदगी से भरी हुई या शर्मिंदगी महसूस करती हुई, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस यानी एक ऐसा प्रोमिस, प्रोमिस यानी वायदा, दैट जो कि या जिसका, वाज नॉट मीन्ट, नॉट मीन्ट, मीन्ट यानी तात्पर्य यानी अर्थ, यानी जिसे पूरे करने की कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा वादा उससे किया था, इसके कारण वो शर्मिंदगी महसूस करती है। उसने कहा स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है, शर्मिंदगी महसूस करती हुई, और एक ऐसा वादा किया जिसे पूरा करने का कोई इच्छा नहीं थी। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट लेकिन, प्रोमिसेज यानी वादे,
लाइक माइन, लाइक जैसे माइन मेरे, यानी जो मैंने वादे किए हैं इससे, जैसे स्कूल में बना दूंगी कि तो तुम स्कूल आओगे, ऐसे ही अनेक वादे जैसे कि मैंने किया है ऐसे ही अनेक वादे अबाउंड भरे हुए हैं इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, कॉर्नर यानी कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, ब्लीक नीरस या निराशापूर्ण, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके नीरस या निराशापूर्ण दुनिया के प्रत्येक कोने में भरे हुए हैं। यानी ऐसे बच्चों की दुनिया अंधेरी है, नीरस है, निराशापूर्ण है, और जो हम जैसे लोग ऐसे वादे कर देते हैं इसी से इनकी दुनिया भरी हुई है, प्रत्येक कोना इनका भरा हुआ है, उसी से इनमें क्या है, थोड़ा सा उजाला है, इनकी जो अंधेरी दुनिया है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, आफ्टर बाद में, मंथ्स महीनों, ऑफ नोइंग हिम नोइंग जानने के, हिम उसे, यानी महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क मैंने पूछा, हिम उसका, नेम नाम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेज, ही वह अनाउंसेज घोषणा करता है या जोर से कहता है, साहिब ए आलम, यानी महीनों तक लेखिका ने उसको जाना देखा, तब उसके बाद उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो जोर से कहता है या घोषणा करता है, साहिब ए आलम। क्या नाम बताया पूरा, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही वह, डज नॉट नो, नॉट नहीं, नो जानता है, वह नहीं जानता है, व्हाट क्या, इट मीन्स, इट इसका, मीन्स अर्थ है या तात्पर्य है, वह नहीं जानता कि इसका क्या तात्पर्य है, यानी वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता कि साहिब आलम क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इफ़ यदि, ही वह, न्यू जान जाए, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, इट्स इसका मीनिंग अर्थ, यदि वह इसका अर्थ जान जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड स्वामी, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का स्वामी, लेखिका क्या बता रही है, साहिब आलम का अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वह, वुड हैव ए हार्ड टाइम यानी बड़ी मुश्किल से, बिलीविंग इट विश्वास कर पाएगा, इट इस पर, यदि वह इसका अर्थ जान जाए कि ब्रह्मांड का स्वामी उसके नाम का अर्थ है, तो वह बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाएगा, क्योंकि वो तो कचरे में से ही कुछ बीनता रहता है, और वो ब्रह्मांड का स्वामी कैसे हो सकता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware, aware यानी जागरूक, unaware यानी अनजान या अनभिज्ञ, of what his name यानी उसका नाम, represents क्या दर्शाता है, what क्या represent दर्शाता है, वो यानी अपने नाम से अनजान, कि उसका नाम क्या दर्शाता है, इससे अनजान या अनभिज्ञ। ही रोम्स, ही वह, रोम्स घूमता है, द स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, विद के साथ, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के, वे अपने नाम के अर्थ से अनजान या अनभिज्ञ होते हुए गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एन आर्मी ऑफ एक फौज, और बेयरफुट यानी फुटियन पैर, बेयर नंगे, नंगे पैरों के या नंगे पैर वालों, बॉयज़ लड़कों की, यानी ऐसे लड़कों की फ़ौज है जिनमें किसी के पास भी कोई जूते चप्पल नहीं है, सभी नंगे पैर वाले लड़के हैं, उनकी फ़ौज को लेकर। हु अपीयर, वो जो अपीयर प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह में पक्षियों की भांति, सुबह के पक्षियों की भांति जो कि प्रकट होते हैं। एंड डिसअपीयर यानी अप्रकट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, एट नून दोपहर में, यानी अपने नाम के अर्थ से अनजान या अनभिज्ञ, वह गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एक ऐसी फ़ौज जो नंगे पैर वाले लड़कों की फ़ौज है, जो कि सुबह पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, यानी जो कचरे बीनने वाले हैं, कूड़े कचरे में से जो कुछ भी बीनते हैं, ये सुबह ही दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं।
ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ्स, मंथ्स यानी महीनों के, ओवर यानी महीनों तक, आई हैव कम, आई में, हैव कम, कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी पहचानने लग गई थी, ईच प्रत्येक को, ऑफ देम उनमें से। महीनों ऐसा चलते रहने के बाद, उनको देखते रहने के बाद, जानने के बाद, उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब लेखिका एक से पूछती है वाई, क्यों, आरंट, देखो आर प्लस नॉट, आरंट, आर नॉट, नॉट नहीं, यू तुम, वियरिंग पहने हुए हो, चप्पल्स चप्पलें, आई आस्क वन मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वो क्या जवाब देता है, माई मदर मेरी माताजी, डिड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग यानी उतारती हैं, नॉट नहीं, देम उन्हें, डाउन नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ यानी टांड या ताक, यानी किसी भी कमरे में या घर में ऊपर एक अलमारी होती है, जैसे अड्डी कहते हैं या कुछ भी कहें, टांड या ताक, उस पर उन्होंने, उसकी माता ने उन चप्पलों को रखा हुआ है। और वो कह रहा है वो मेरी माताजी टांड से या ताक से चप्पलों को नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्स सिंपली, ही वह, आंसर्स उत्तर देता है या जवाब देता है, सिंपली साधारण रूप से, वह साधारण रूप से कहता है कि मेरी माताजी उन्हें टांड से नीचे नहीं उतारती है, इसलिए चप्पलें नहीं पहनी है। शायद एक जोड़ी चप्पल रही होगी, इसलिए उसकी माताजी ने उन्हें संभाल कर रखा है टांड पर, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तभी पहनेंगे, बिना बात नहीं पहनेंगे। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। देखो यहाँ लड़कों की पूरी टोली है, अभी लेखिका ने एक से पूछा है, अब दूसरा बच्चा बीच में घुस जाता है और बोलता है इवन इफ, यदि, इवन इफ यदि, सी वह, डिड यदि वह ऐसा करती है, ही विल थ्रो, ही वह, विल थ्रो फेंक देगा, देम ऑफ उन्हें, यदि वह ऐसा करती है तो वह उन्हें फेंक देगा। यानी कोई एक दूसरा बच्चा कह रहा है यदि वो उसकी माता उन चप्पलों के नीचे उतारेगी तो वो उसे फेंक देगा। एड्स जोड़ते हुए, एनोदर दूसरा, हु इज यानी दूसरा बच्चा ऐसा ऐड करते हुए कहता है, हु जो कि, इज है, वियरिंग पहने हुए, शूज जूते, दैट जो, डू नॉट मैच जो कि मैच नहीं करते हैं यानी मेल नहीं खाते हैं। दो अलग अलग जूते पहन रखे हैं, एक किसी और पाम का, एक किसी और पाम का, पाम भी हैं दोनों लेकिन अलग अलग जूते हैं, एक ही कंपनी के नहीं हैं। दूसरा बच्चा बीच में ऐड करते हुए कहता है यदि वैसा करती है तो उन्हें फेंक देगा, जो कि ऐसे जूते पहने हुए हैं जो कि मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, व्हेन जब, आई मैंने, कमेंट टिप्पणी की, ऑन इट इस पर, जब मैंने इस पर टिप्पणी की या कोई प्रतिक्रिया दी, ही सपल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, ही वह, सपल्स घसीटता है यानी इधर उधर घसीटता, क्योंकि उसके पैरों में क्या है, बेमेल जूते, और उनको घसीटता है, हिज फीट उसके पैरों को, एंड और सेज कहता है नथिंग कुछ नहीं, और वो कुछ भी नहीं कहता है, यानी वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। जब लेखिका ने इस पर टिप्पणी की, आई वांट शूज, अब तीसरा बच्चा आ गया है, वो कह रहा है आई मुझे, या वांट चाहिए, शूज जूते, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर owned ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, आई वांट शूज मुझे जूते चाहिए, सेज कहता है ए थर्ड बॉय एक तीसरा लड़का, हु हैज़ नेवर, हु जो कि, हैज़ नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, आउन स्वामी रहा यानी मालिकियत रही, ए पेयर एक जोड़ी, ऑल हिज लाइफ यानी उसकी पूरी ज़िंदगी में, उसकी अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी है उसने अभी तक एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने हैं, एक जोड़ी जूतों का भी अभी तक वो स्वामी नहीं रहा है। एक ऐसा तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए, एक ऐसा तीसरा बच्चा
जिसने अभी तक एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने हैं, यानी जो अभी तक एक जोड़ी जूतों का स्वामी भी नहीं बनाए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब लेखिका कह रही है इससे कुछ हटके, ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री देश भर में, कंट्री यानी देश में, आई हैव सीन मैंने देखा है, सीन देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग चलते हुए, बेयरफुट नंगे पैर। देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज़, इन सिटीज़ यानी शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, विलेज रोड्स यानी गांवों की सड़कों पर, रोड यानी सड़कों, विलेज यानी गांवों की। लेखिका कह रही है मैंने देश भर की यात्रा की है और उसमें देखा है कि बच्चे नंगे पैर चलते हैं, वो भी शहरों में और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। अब लेखिका कह रही है इट इज़ नॉट, इट यह, इज है, नॉट नहीं, लैक ऑफ मनी, लैक कमी, ऑफ मनी पैसों की, यह पैसों की कमी नहीं है, बट लेकिन एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, ट्रेडिशन यानी परंपरा, टू स्टे रहना, बेयरफुट नंगे पैर, ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है बल्कि एक परंपरा है कि नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, इज है वन एक, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, ऐसी व्याख्या की जाती है कि जो नंगे पैर जो बच्चे रह रहे हैं ये पैसों की कमी के कारण नहीं रह रहे हैं बल्कि एक परंपरा है कि बच्चों को नंगे पैर रहना ही चाहिए, ऐसी एक व्याख्या है, ऐसा एक प्रस्तुतिकरण है, ऐसा एक कारण दिया जाता है इसके पीछे। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई मैं या मुझे, वंडर आश्चर्य होता है, इफ यदि, दिस इज ओनली, दिस यह, इज है, ओनली केवल, एन एक्सक्यूज, एन एक, एक्सक्यूज बहाना, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने का या समझाने का, अवे ए परपेचुअल, परपेचुअल यानी जो सदा रहे यानी स्थायी, स्टेट अवस्था, और पॉवर्टी गरीबी की। लेखिका कह रही है यदि केवल ये सदा से चली आ रही गरीबी की इसको ढकने का एकमात्र बहाना है तो मुझे आश्चर्य होता है, यानी कि गरीबी के कारण ही बच्चे नंगे पैर रहते होंगे, लेकिन कहते हैं कि एक परंपरा है कि बच्चों को नंगे पैर रहना चाहिए। अब इस बहाने की कि ये एक परंपरा है, ऐसे बहाने के कारण अगर इस गरीबी को ढक रहे हैं तो लेखिका को आश्चर्य होता है। वो कह रही है मुझे आश्चर्य होता है यदि केवल ये एक सदा से चली आ रही गरीबी को ढकने का एक मात्र बहाना है, इसे समझा डालने का एक बहाना है कि ऐसा नंगे पैर रहना परंपरा है। अब इसका ऊपर से एक साथ हिंदी अर्थ सुन लीजिए। यदि मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे? थोड़ा सा मजाक करते हुए मैंने कहा। हाँ, वह कहता है खुलकर हंसते हुए। कुछ दिनों बाद वह मेरी ओर दौड़ता हुआ आया और पूछा क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? एक स्कूल को बनने में ज़्यादा समय लगता है, मैंने कहा, और शर्मिंदगी महसूस करते हुए, और ऐसा वादा किया गया जिसे पूरा करने की कोई इच्छा नहीं थी, कोई मनसा नहीं थी, लेकिन ऐसे वादे यानी मेरे जैसे वादों से इनकी नीरस दुनिया का प्रत्येक कोना भरा हुआ है। महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, वह जोर से कहता है। वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है कि इसका क्या तात्पर्य है। यदि वह इसका अर्थ जानता, ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसे इस पर आश्चर्य यानी इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता। अपने नाम के अर्थ से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। नंगे पैर वालों लड़कों की फौज जो कि सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। महीनों तक मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। जो ये लड़कों की टोली है, जो नंगे पैर वाले लड़के हैं, साहिब ए आलम के साथ रहने वाले, मैं इनमें से प्रत्येक को जानने लग गई थी। महीनों बाद मैंने एक से पूछा तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं? मेरी माताजी उन्हें ताक या टांड से नीचे नहीं उतारती है, वह जवाब देता है सिंपली। यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें फेंक देगा। दूसरा बच्चा ऐड करता है,
यानी बीच में जोड़ते हुए बोलता है, जो कि ऐसे जूते हुए पहन रखा है, यानी जिसने ऐसे जूते पहन रखे हैं जो कि मेल नहीं खाते हैं। जब मैंने इस पर टिप्पणी की प्रतिक्रिया दी, वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा बच्चा कहता है, जिसने अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने हैं। देश भर में यात्रा करने के दौरान या यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर रहते हुए देखा है, शहरों में और गांवों की सड़कों पर। ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि एक परंपरा है, यानी नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह एक व्याख्या है, ऐसे ही इसके पीछे कारण दिया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है यदि केवल यह सदा से चली आ रही, यानी सतत गरीबी को समझा डालने का एक बहाना मात्र है। अब देखिए आगे, ये लास्ट पैराग्राफ है आज की क्लास का। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी। मुझे रिमेंबर याद आती है, एक स्टोरी कहानी की, ए मैन यानी एक आदमी ने लेखिका को एक कहानी बताई थी, वो कहानी से अब याद आती है। ए मैन फ्रॉम UDP यानी उदीपी का एक आदमी था जिसने लेखिका को एक कहानी बताई थी और उसे ये याद आ रही है। वंस टोल्ड मी, वंस एक बार, टोल्ड बताई थी, मी मुझे। एक बार UDP के एक आदमी ने मुझे एक कहानी बताई थी, वो अब मुझे याद आती है। एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. As a young boy यानी छोटा बच्चा, यानी जब वो छोटा बच्चा था, वह would go जाता था, to school विद्यालय, past यानी निकट से गुजरते हुए, an old temple पुराने, temple मंदिर से। यानी वो कह रहा है कि वो जब छोटा बच्चा था तब वो मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था। वेयर जहाँ, हिज फादर उसके पिताजी, वाज थे, ए प्रीस्ट एक पुजारी, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह वुड स्टॉप यानी रुक जाता था, ब्रीफली थोड़े समय के लिए, एट द टेम्पल मंदिर, एंड और प्रे प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज फॉर के लिए, ए पेयर ऑफ एक जोड़ी, शूज जूतों के लिए। यानी जब वो मंदिर के पास से गुजरता वापस घर लौटते समय या जाते समय, तो वो थोड़े समय के लिए मंदिर पर रुक जाता था और प्रार्थना करता था कि वो उसे एक जोड़ी जूते दिलाएं। कौन? जो भी इसमें देवी या देवता रहे होंगे मंदिर में, उनसे प्रार्थना करता कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं या वे एक जोड़ी जूते दिलाने की कृपा करें। 30 years later I visit his town and the temple. 30 years later, 30 years साल, later बाद में, 30 साल बाद, I visited मैं visited घूमने गई या दौरा किया या भ्रमण किया, यानी घूमने गई इस गांव को। 30 साल बाद लेखिका उस गांव में जाती है जो UDP के एक आदमी ने उसे सुनाई थी उस कहानी, वहाँ उस गांव में जाती है। हिज टाउन उस कस्बे में, एंड और द टेम्पल उस मंदिर में। यानी 30 साल बाद लेखिका उस गांव में यानी उस कस्बे में जाती है और उस मंदिर के पास जाती है, उसका भ्रमण करती है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजुलेशन, विच जो कि वाज था, नाउ अब ड्राउंड डूब गया, इन एन एयर ऑफ इन में, एन एक, एयर ऑफ डेजुलेशन, डेजुलेशन यानी उजाड़ या खालीपन। एयर होती है हवा, लेकिन ये खालीपन का उजाड़ यानी माहौल बन गया था, उसमें ये डूब गया। कौन डूब गया? ये मंदिर और एक गांव, जो कि अब उजाड़ की हवा में या उजाड़ के माहौल में डूब गया था। उजाड़ का माहौल कैसे? जो गांवों के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, या फिर उच्च शिक्षा के लिए या अन्य कारणों की वजह से। इसी कारण वो गांव भी यानी उजाड़ का शिकार हो गया था, उजाड़ के माहौल में वह भी डूब गया था।
In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. In the backyard यानी पीछे की जगह में या आंगन में या बगीचे में, where जहाँ lived रहता था न्यू priest, अब उसकी जगह नया पुजारी आ गया होगा, 30 साल हो गए, न्यू priest या नया पुजारी, there वहाँ, वर थी या थे, रेड लाल एंड और वाइट सफ़ेद, प्लास्टिक चेयर्स यानी प्लास्टिक की कुर्सियाँ, यानी पीछे की जगह में या पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय छोटा बच्चा, ड्रेस्ड यानी जिसने ड्रेस पहनी हुई थी या पोशाक पहनी हुई थी, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म यानी पोशाक या जो विद्यार्थी की ड्रेस होती है, हिंदी में इसको गणवेश कहेंगे, ग्रे यानी स्लेटी रंग की। एक छोटा बच्चा जिसने स्लेटी रंग की गणवेश पहनी हुई है या पोशाक पहनी हुई है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वियरिंग पहने हुए, सॉक्स मोजे एंड और शूज जूते, जो कि मोजे यानी जुर्राबें और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पहुंचा, पेंटिंग हाँफते हुए, एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, एंड और थ्रू फेंक देता है, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू फेंक दिया, हिज स्कूल बैग अपना स्कूल का बैग, ऑन ए फोल्डिंग बेड एक ऐसे बेड पर जैसे फोल्ड किया जा सकता है, जैसे सिमटा हुआ जा सकता है, यानी सिमट जाने वाले बेड पर। देखो एक छोटा बच्चा जिसने स्लेटी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जो कि जुर्राबें और जूते पहने हुए है, हाँफते हुए पहुंचा और एक फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Looking at the boy, looking देखते हुए, at the boy इस बच्चे की ओर, इस लड़के की ओर जो कि अपने बैग को फेंक रहा है फोल्डिंग बेड पर, इस बच्चे को देखते हुए उस कहानी वापस याद आती है। आई रिमेंबर्ड मैं याद करती हूँ, द प्रेयर another boy दूसरा लड़का had made to goddess, goddess यानी देवी, गॉड यानी देवता, goddess यानी देवती, देवती नहीं देवी, when जब ही वह, had finally यानी अंततः, got प्राप्त कर लेता है, ए पेयर ऑफ एक जोड़ी, शूज जूते, यानी इस बच्चे की, इस लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस प्रार्थना करने वाले दूसरे लड़के की याद आती है, जो कि अंततः देवी से एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लेता है। अब वो क्या प्रार्थना करता है, देखिए, लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी मत होने दो, लेट होने दो, मी मुझे, नेवर कभी नहीं, लॉज खोने, देम उन्हें, यानी मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहता, किन्हें, एक जोड़ी जूतों को जो उसने प्राप्त की हैं, यानी उसे दूसरे उसी लड़के की वापस याद आती है जो कि प्रार्थना करता है, मंदिर में रुकता था कि एक जोड़ी जूते मुझे मिल जाएं। अब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए, अब वो प्रार्थना करता है कि इन्हें मैं कभी नहीं खोना चाहता। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज, यंग बॉयज यानी छोटे बच्चे, लाइक जैसे, द सन ऑफ द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी के सन बेटे, जैसे पुजारी के लड़के हैं, पुजारी के बच्चे हैं, नाउ आओ, वॉर देखो, वॉर वियर की सेकंड फॉर्म है, वियर यानी पहनना, वॉर पहन रखे हैं या पहनते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म है तो थे, शूज जूते, छोटे बच्चे जैसे पुजारी के लड़के अब जूते पहनने लग गए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बट लेकिन, मैनी अदर्स, मैनी अनेक, अदर्स दूसरे, लाइक जैसे, द रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले या कूड़े कचरे में से कुछ बीनने वाले, इन माई नेबरहुड जो कि मेरे पड़ोस में हैं, रिमेन
अभी भी बचे हुए हैं शूलेस, जूतों के बिना या जूते रहित। लेकिन अनेक दूसरे, जैसे मेरे पड़ोस में जो कचरा बीनने वाले हैं, वो अब भी बिना जूतों के हैं। अब पुजारियों के लड़के तो जूते पहनने लग गए हैं, उनके पास जूते आ गए हैं, जो कि पहले प्रार्थना करते थे भगवान से कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। अब प्रार्थना करते हैं कि एक जोड़ी जूते जो हैं इन्हें मैं ना खूँ। लेकिन अब भी जो कचरा बीनने वाले लड़के हैं, इनके पास अब भी एक जोड़ी जूते नहीं हैं। इसी पैराग्राफ आपका एक साथ हिंदी अर्थ सुने। मुझे एक ऐसी कहानी याद आई जो यूडीपी में एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। जब वह एक छोटा बच्चा था तो वह स्कूल जाने के लिए एक मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। वह थोड़े समय के लिए मंदिर में रुकता और प्रार्थना करता एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 साल बाद मैंने उस गांव का, यानी उस कस्बे का और उस मंदिर का भ्रमण किया, दौरा किया, जो कि अब उजाड़ की माहौल में, उजाड़ के वातावरण में पूरी तरह डूब चुका था। पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। एक छोटा बच्चा जिसने स्लेटी रंग की ड्रेस या गनवेश पहनी हुई है, जिसने जुर्राबें और जूते पहने हुए हैं, वह हाँफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस प्रार्थना करने वाले दूसरे लड़के की याद आती है, जो कि देवी से प्रार्थना करता था कि अब उसे एक अंततः, जिसने प्रार्थना की यानी जो प्रार्थना करता था, अब उसे अंततः एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए। वह उन्हें कभी नहीं खोना चाहता है। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। गॉडेस हैड ग्रांट हिज प्रेयर। गॉडेस देवी ने हैड ग्रांट स्वीकार कर ली है हिज प्रेयर, यानी देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। चूँकि ये पास्ट में चल रहा है तो थी, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। छोटे बच्चे जैसे पुजारी के लड़के अब जूते पहनने लगे हैं, लेकिन अनेक दूसरे, जैसे मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले हैं, वो अब भी बिना जूतों के हैं। वो अब भी बिना जूतों के हैं, यानी उन्होंने अब भी जूते नहीं मिले हैं। ये एक कहानी है, इसकी जो लेखिका हैं अनीस जंग, लॉस्ट स्प्रिंग, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इसमें भी कहानियों का कई संग्रह है, उसमें से एक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इससे ये कहानी ली गई है। अभी तो इसमें क्या चल रहा है कि कचरा बीनने वाले जो लड़के हैं उनके पास जूते नहीं हैं और वो कचरा बीनते हैं, कुछ ऐसी कहानी है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। इसके 2-3 पार्ट और आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, पढ़ाने के तरीके में अगर कोई कमी रही है तो उसे बताएं, और क्या सुधार कर सकते हैं वो ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ज़रूर सुधार करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट बना दिया गया होगा, नहीं तो काम चालू होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो वीडियो हैं उन्हें समय समय पर देखते रहें और अपनी ओर से खूब अध्ययन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ें। जय हिंद।